वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और एक बार फिर मैं उपस्थित हूँ यहाँ पर आपके लिए एक नई क्लास के साथ में। और जैसा कि इससे पहली वाली जो क्लास मैंने जो आपको दी थी उसमें एक प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। प्रोजेक्ट क्या कि ये जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिसर्च सर्वे रिपोर्ट ऑब्लिक प्रोजेक्ट करके जो आपका आया हुआ है थर्ड ईयर में, सभी के लिए कंपलसरी है और ये 100 मार्क्स का है, तो सबको पता है, ये अनिवार्य है सभी के लिए ये। और क्यों है ये, इसके बारे में मैंने इससे पहले वाली जो क्लासेस है उसमें मैंने आपको विस्तार से बता दिया है। एक विद्यार्थी ने मुझे कमेंट्स करके बताया कि सर जो आपने बताया वो एकदम शॉर्ट में है, थोड़ा सा आप डिटेल इसको कर दीजिए। तो मैं उसी जो प्रोजेक्ट है या जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिसर्च सर्वे की जो रिपोर्ट है उसको थोड़ा सा मैं डिटेल करूंगा। विद्यार्थियों आप समझ लीजिए कि ऑनलाइन क्लासेस की भी कुछ सीमाएं होती हैं। ज्यादा में ब्रॉड जाने का मतलब है कि वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और फिर जैसा कि आजकल के जो विद्यार्थी है ना वो थोड़ा बचते भी है लंबी क्लास को लेने से। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख करके मैं कोशिश करता हूं कि वो शॉर्ट में आपको थोड़ा समझाता चला जाऊं। तो मैं जो उसके मुख्य बिंदु है वो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूं और उसकी डिटेल करके आपको समझा देता हूं। फिर भी आपके विशेष अनुरोध पर मैंने यहाँ पर जो इसकी डिटेल है उसको भी लिखने का मैंने प्रयास किया है। बाकी जो टॉपिक्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ उनकी डिटेल मैं आपको बोल के भी यहाँ पे समझाता हूँ, तो आप उसको चाहो तो वीडियो को स्लो करके भी आप उसको देख सकते हो, आराम से उसको लिख सकते हो। तो ये जो कल की जो क्लास थी जो हिस्ट्री के विद्यार्थियों के लिए मैंने यहाँ पर एक आपको बनाई वीडियो, उसमें जो टॉपिक था औद्योगिकीकरण और भारतीय समाज पर उसका ऐतिहासिक प्रभाव। देखो इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये हर विद्यार्थी के लिए कंपलसरी है, चाहे आप हिस्ट्री के हैं, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस के, इकोनॉमिक्स के हैं, साइकोलॉजी के हैं, ज्योग्राफी के हैं, केमिस्ट्री के हैं, फिजिक्स के हैं, जूलॉजी के हैं, कॉमर्स के, किसी के भी हैं। तो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि आप जो है एक आत्मनिर्भर बने पढ़ने के बाद। तो जो आपकी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को कोरिलेट करते हुए कैसे आप उसमें स्वरोजगार मतलब अपने लिए पैदा कर सकते हैं, तो यही खास करके एक मूल उद्देश्य है इसका। तो कल हम बात कर रहे थे इस टॉपिक पर कि औद्योगिकीकरण और भारतीय समाज पर उसका ऐतिहासिक प्रभाव। इस पर आपने प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, तो कौन कौन से उसके कंटेंट्स होंगे और कंटेंट्स में आपको क्या क्या लिखना होता है। तो पहला जो इसका पहला ही जो पेज है ना वो तो मैंने आपको पहले बता रखा है, आज इस पर चर्चा नहीं करूंगा। मैं सीधा आ रहा हूं विषय सूची पर। विषय सूची में पहला टॉपिक है प्रस्तावना का। तो प्रस्तावना में आपको ये लिखना है कि मैं अपने प्रशिक्षण और शोध कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए, मैंने यहाँ पर कॉलेज का नाम लिख दिया है क्योंकि एक जीएफ कॉलेज का विद्यार्थी है जिसने मुझे मैसेज किया है, तो मैंने कॉलेज का नाम यहाँ पे लिख दिया है जीएफ कॉलेज शाहजहांपुर के प्रोफेसर। जो भी आप प्रोफेसर का नाम है, जैसे रियाजुद्दीन सिद्दीकी है, जमालुद्दीन सिद्दीकी हैं, जमाल साहब हैं, उनका आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं, या कोई भी प्रोफेसर XYZ जो भी आपके हैं उस सब्जेक्ट के, उनका नाम आप यहाँ पर दे देंगे। का विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने इस परियोजना के दौरान मुझे मार्गदर्शन और समर्थन दिया। ठीक है, इसमें आप एक लाइन और भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं और वो आपकी लाइन होगी, उसमें आप इसको लिखेंगे मैं इसके साथ ही जीएफ कॉलेज शाहजहांपुर का समस्त स्टाफ, इतिहास विभाग का समस्त स्टाफ और वे सभी जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मुझे सहयोग प्राप्त हुआ है, मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही कोई जो इंडस्ट्री है, जहां इंडस्ट्री में जाकर के आपने उस डेटा को कलेक्ट किया है, सर्वे का काम आपने किया है, वहां पे ट्रेनिंग ली है, उसका नाम इसमें जरूर ऐड करिएगा। जैसे कोई भी शुगर मिल है या कोई भी प्रोडक्ट बनाने वाली कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी प्रोडक्ट बना रही है, मतलब एज वेल एज जैसे कोई बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री है या कोई ऐसी कंपनी है जो ऑनलाइन काम करती है, ऑनलाइन मोड में काम करती है ना, जैसे ई कॉमर्स कंपनियां हैं, तो जो भी आपके सब्जेक्ट को कोरिलेट करती है। अब चूंकि आप हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं तो आपका खास फोकस रहेगा उन पर जो एक तरीके से ना टूरिज्म को जो बढ़ावा देते हैं, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, है ना, उनके बारे में जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। कैसे आप किसी पर्टिकुलर जो आपका प्लेस है उसको एज ए हिस्टोरिकल प्लेस में कन्वर्ट करते हैं, कैसे आप उसको रोजगार से जोड़ सकते हैं, कौन कौन से रोजगार के साधन वहां पर आप पैदा कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप उसमें लिख सकते हैं। तो उनका भी आप आभार व्यक्त कर सकते हैं। तो काफी बड़ा है नहीं, एक पेज भी आप इसमें लिख सकते हैं आसानी से। फिर बात आती है सर्वेक्षण के उद्देश्य। सभी विद्यार्थी ध्यान से समझ लें, मतलब मैंने फिर भी इसको शॉर्ट ही किया है, मैं पूरा लिखूंगा तो इतना आसान नहीं है, क्लास 1-1.5 घंटे की हो जाएगी। तो मैंने उसको कल की क्लास से तो डिटेल दी है इसको,
जैसे कल मैंने आप केवल ओरली बताया था, सर्वेक्षण के उद्देश्य में 4 उद्देश्य मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। इसके पहला है भारत में औद्योगिकीकरण के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन। अब आप क्या करेंगे, इसको एक हेडिंग बना सकते हैं और हेडिंग बना करके आप लिख सकते हैं कि भारत में औद्योगिकीकरण के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन के अंतर्गत हम उन सभी जो ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल हैं, इस तरीके के जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जो मठ हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, जैसे अजमेर शरीफ दरगाह है, काशी विश्वनाथ मंदिर है, तो ये क्या है आजकल टूरिस्ट प्लेस के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। तो उनका जो कैसे कैसे मतलब ऐतिहासिक उसका विकास हुआ है वो आप यहाँ पर उसके बारे में लिखते चले जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से औद्योगिकीकरण से सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव का विश्लेषण, किस तरीके से हमारी सोसाइटी बदली है, किस तरीके से हमारा कल्चर जो है चेंज हुआ है, वो इसमें इस हेडिंग के अंतर्गत आप लिख सकते हैं। श्रमिकों और ग्रामीण समुदायों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन, कि ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो लेबरर हैं, जो श्रमिक हैं वो, और जो ग्रामीण समुदाय हैं वो, उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, उसका मूल्यांकन हम इसमें करेंगे। इसी तरीके से औद्योगिकीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं की पहचान। औद्योगिकीकरण से क्या हुआ, अर्थव्यवस्था हमारी बढ़ी, है ना, इकोनॉमिक जो कंडीशंस थी वो मतलब ग्रो हुआ उसमें, ये सकारात्मक रहा। और नकारात्मक क्या रहा कि लोगों को रोजगार नहीं मिला, जमीन चली गई उन लोगों की इंडस्ट्री में, है ना, जमीन पर उद्योग लग गए। तो एक पीढ़ी के बाद में क्या हुआ कि लोग बेरोजगार रहने लगे। जब बेरोजगार रहने लगे तो समाज में तमाम तरह की सामाजिक बुराइयां पैदा होने लगी, लोग चोर बनने लगे, लोग जेब कतरे बनने लगे, तमाम तरह की वेश्यावृत्तियां पैदा हुई समाज में, है ना। भाई रोजगार नहीं हुआ तो लोग क्या करेंगे। तो इस तरीके से जो औद्योगिकीकरण है उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलू क्या है, उनकी पहचान हम इस स्टडी के अंतर्गत कर रहे हैं। तो ये 4 इसके उद्देश्य हैं, इसको आप चाहे तो डिटेल में और बहुत बड़ा करके आप उसको लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें तीसरा जो इसका टॉपिक है कि औद्योगिकीकरण का ऐतिहासिक परिचय। इस ऐतिहासिक परिचय देने के लिए आपके पास में 3 बिंदु हैं। प्रारंभिक औद्योगिकीकरण, प्रारंभिक औद्योगिकीकरण को आप 2 भागों में बांट सकते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान क्या क्या औद्योगिकीकरण हुआ हमारे देश में, और दूसरा जो कपड़ा उद्योग है ना, सूती वस्त्र का जो काम है वो हमारे देश में बहुत पहले से होता रहा है। तो कपड़ा, रेलवे और खनन, ये जो उद्योग है इनमें किस तरीके से इनको बड़े उद्योगों से जोड़ा गया। पहले क्या होता था, अगर हम ब्रिटिश शासन से पहले की बात करें तो ये कपास बहुत ज्यादा पैदा हमारे देश में होती थी और उसको लोग घरों में ही छोटे छोटे रोजगार तो आप नहीं कह सकते, कुटीर उद्योग कह सकते हैं आप, वो थे, उनके माध्यम से वो अपना काम चलाते थे। लेकिन जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो उन्होंने क्या हुआ कि वो उसको एक इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया, बड़े उद्योगों के रूप में वो काम वहां पे होने लगा। इसी तरीके से क्या हुआ कि कपड़ा उद्योग लगे, है ना, कपास का इस्तेमाल वहां पर होने लगा, रेलवे का विस्तार हुआ, खनन उद्योग मतलब खनन जो था उसको उन्होंने एक उद्योग का दर्जा दिया, औद्योगिकरण का दर्जा दे दिया। फिर हम बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद का औद्योगिकरण। जब देश आजाद हो गया तो उसके बाद में क्या हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो एक पॉलिसी बनाई तो उसमें आया पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से, अर्थात 5-5 साल के लिए योजनाएं बनाने लगी सरकार। और उसमें ये पूरा टारगेट उन्होंने रखा कि भाई इन 5 सालों में हम क्या क्या डेवलपमेंट करेंगे, कौन कौन से उद्योग लगाएंगे, किस फील्ड में उद्योगों को लगाएंगे। इसी तरीके से तीसरा है इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों पर प्रभाव, ठीक है ना। ये जो दूसरा वाला है ना, स्वतंत्रता के बाद औद्योगिकरण, इसमें आप पंचवर्षीय योजना, और दूसरा इसमें आप बता सकते हैं सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का योगदान, है ना, जो निजी कंपनियां थी उन्होंने क्या इसमें कंट्रीब्यूट किया। तीसरा है इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ा औद्योगिकरण का। तो इसमें देखो 2 बिंदु आप और दे सकते हैं। इसमें पहला मैंने यहां पर दिया है कि पहला है, यहां मैंने इसको एरो लगा दिया, उधर स्पेस नहीं था, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी पलायन, अर्थात लोग काम की तलाश में गांव से निकल के शहरों की ओर जाने लगे, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, शहरों की आबादी एकदम बढ़ गई, गांव की आबादी कम हो गई, लोग शहर आ गए, गांव से उनका रिश्ता खत्म हो गया। मतलब अब लगातार जब वो शहरों में रहने लगे, पॉपुलेशन बढ़ी, सुविधाएं उतनी नहीं हुई उनके लिए, रोजगार उतने उपलब्ध नहीं हुए, तो क्या हुआ, इससे जो कल्चरल जो हैरेसमेंट है सोसाइटी का वो हुआ, अर्थात रोजगार के अभाव में लोग गलत काम करने लगे, चोरियां करने लगे, है ना, दूसरे जो गैर सामाजिक कार्य हैं उनमें लिप्त हो गए। इसी तरीके से दूसरा इसमें आप दे सकते हैं पारंपरिक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का
औद्योगिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हो गया, मतलब एग्रीकल्चर को भी उसी पर्सपेक्टिव से देखा जाने लगा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का पर्सपेक्टिव है। ठीक है, तो ये जो है ना, इसमें आप ये डिटेल्स आप इसको दे सकते हैं। अब 4 नंबर पर अनुसंधान पद्धति, जिसमें आप नंबर ए बी सी कर सकते हैं। इसको नंबर मैंने इसको 1 2 3 ही किया है। प्रशिक्षण स्थल आप लिखेंगे, प्रशिक्षण स्थल में इसको आप एबीसी कर सकते हैं। ए में लिख देंगे आप संगठन या उद्योग का नाम, अर्थात जहां पर आपने ये सर्वे किया है उसका आप नाम यहां पर लिख सकते हैं। और दूसरा विभाग, उसका जो पर्टिकुलर कोई एक विभाग है तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए उद्योग का नाम है टाटा केमिकल्स लिमिटेड, या अगर मैं उस साइड में अगर मैं बात करूं तो क्या है, एक फर्टिलाइजर है ना वहां पे, उस फर्टिलाइजर का नाम वहां पे दिया जा सकता है। चलिए मैंने यहाँ पर टाटा केमिकल्स लिमिटेड का नाम यहाँ पर दे दिया, जैसे मान लीजिए, तो आप यहाँ पे ना उसका लिख सकते हैं, टाटा केमिकल्स लिमिटेड का नाम लिख सकते हैं। और विभाग का नाम, ठीक है, उसमें भी कई सारे विभाग होते हैं, जैसे केमिकल है, अमोनिया है, या एक होता है वहां पर ये डिपार्टमेंट होता है TCSRD, टाटा केमिकल्स सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट, SRD, तो वो डिपार्टमेंट का नाम हो जाएगा TCSRD, टाटा केमिकल सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो वो जो विभाग है उसके अंदर जो उद्योग है या जो संगठन है उसके अंदर जो विभाग है उसका नाम यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें आता है अगला तथ्य संकलन की विधियां, मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। उसमें नंबर 1 में आप लिख सकते हैं ऐतिहासिक दस्तावेज और सरकारी रिपोर्ट का अध्ययन। बी में आप लिख सकते हैं श्रमिक वर्ग और स्थानीय समुदायों के साथ साक्षात्कार। और सी में आप लिख सकते हैं औद्योगिक स्थलों का निरीक्षण। मैंने यहाँ एबीसी लिखा नहीं है, मैंने एरो लगा के वो थोड़ा समय की बचत को ध्यान में रखते हुए ऐसे कर दिया है, तो आप यहाँ एबीसी कर सकते हैं। इसके बाद आप ना इनमें डिटेल भी लिख सकते हैं, 2-2 3-3 लाइन की आराम से आप। फिर इसमें 3rd नंबर पे इसमें आता है सर्वेक्षण उपकरण, कि जो सर्वे के लिए आपने कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया है, तो उसमें आप प्रश्नावली लिख सकते हैं ना, साक्षात्कार है, सांख्यिकी डेटा का उपयोग है, ये आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है ना, प्रश्नावली को डैश करके आप प्रश्नावली के बारे में बता सकते हैं, साक्षात्कार को भी डैश करके यहाँ पर इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। फिर बात करते हैं नंबर 5। नंबर 5 में है सर्वेक्षण परिणाम। सर्वेक्षण परिणाम क्या है इसमें, तो इसमें आप फर्स्ट में उसका जो सर्वेक्षण है ना उसका क्या परिणाम आया, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो औद्योगिकीकरण है और उसका भारतीय समाज पर ऐतिहासिक प्रभाव क्या है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे सामाजिक प्रभाव क्या है। सामाजिक प्रभाव को मैंने 2 भागों में यहाँ पे डिवाइड किया है, श्रमिक वर्ग पर प्रभाव और शहरीकरण। श्रमिक वर्ग पर क्या प्रभाव है उसको मैंने 2 भागों में विभाजित किया है, कि श्रमिकों के कार्य की स्थिति में सुधार, और दूसरा महिलाओं और बच्चों के श्रम में वृद्धि। पहले क्या होता था, अगर आप देखेंगे तो केवल पुरुष वर्ग ही काम करता था, चाहे वो इंडस्ट्री में काम कर रहा है चाहे जो भी है, लेबरर में मोस्टली मेल जो कैटेगरी वही होते थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हुआ कि इसमें महिलाओं का भी जो है काम बढ़ गया, मतलब महिलाएं भी इसमें काम करने लगी, तो क्या हुआ, महिलाओं और बच्चों के श्रम में वृद्धि हो गई, बच्चे भी काम करने लगे। बच्चे क्या हुआ कि जो लोग फैक्ट्री में काम करते थे, जैसे मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, या इस लेवल के जो व्यक्ति हैं वो जो काम कर रहे हैं, तो उनको घरों में काम करने के लिए बच्चों की आवश्यकता थी, या कंपनी ने, फैक्ट्रियों ने सस्ते में देखा कि सस्ती लेबर कहां से मिल सकती है, क्योंकि उनका तो जो उद्देश्य होता है ना वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना होता है, तो उन्होंने सस्ती लेबर के चक्कर में बच्चों को उन कामों पर रखना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, इससे महिलाओं और बच्चों के श्रम में वृद्धि हुई। ठीक है, इसी तरीके से शहरीकरण, शहरीकरण को भी मैंने यहाँ पर 2 भागों में डिवाइड किया है। जो शहर थे उनमें उनकी जो जनसंख्या थी ना, उस जनसंख्या में बेइंतहा वृद्धि हुई, क्योंकि गांव से लोग रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ आने लगे, जनसंख्या में वृद्धि हुई। और दूसरा ग्रामीण समुदायों में सामाजिक असमानता, अर्थात गांव में क्या हुआ कि जो लोग गांव से शहर में आए और शहर में आकर के उन्होंने इंडस्ट्री में काम किया है ना, उद्योग में काम किया, तो ढेर सारा पैसा उन्होंने वहां पे कमा लिया। कमाने के बाद जब वो गांव में गए तो वहां पर क्या हुआ कि उनकी जो एक स्टेटस था वो थोड़ा बढ़ गया पैसा होने से, तो क्या हुआ, वहां पे ग्रामीण समुदायों में एक असमानता आ गई, मतलब जहां सभी इक्वल होते थे वहां पर इक्वल नहीं, वहां पर क्या हुआ, हायर और लोअर कैटेगरी वहां पर बनने लगी। इसी तरीके से आर्थिक प्रभाव, इसके आर्थिक प्रभाव क्या है, इसमें मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है। नए रोजगार अवसरों का सृजन, कुटीर उद्योगों का पतन, जो छोटे छोटे उद्योग होते थे वो बिल्कुल खत्म हो गए। 3rd इसमें लिखा है मैंने आर्थिक असमानता का उदय, जैसे अभी मैं बात कर रहा था इसमें आर्थिक असमानता का उदय, मतलब एक बंदा, एक वर्ग ऐसा था उसमें ढेर सारा पैसा होने लगा, एक वर्ग ऐसा हुआ कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा, वो एकदम गरीब हो गया, एक बहुत ज्यादा अमीर हो गया। इसी तरीके से
थर्ड में आता है सांस्कृतिक प्रभाव। सांस्कृतिक प्रभाव में पश्चिमी संस्कृति और जीवन शैली का प्रभाव, अर्थात हमने जो हमारे ट्रेडिशनल जो रीति रिवाज थे हमने उनको छोड़ा और हमने क्या किया, जो वेस्टर्न कल्चर है उसको हमने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। लव मैरिज इस दौरान बहुत ज्यादा बढ़े, उनकी संस्कृति को देख करके लोग बहुत ज्यादा आकर्षित हुए और उन्होंने अपनी जो परंपराएं थी उनको छोड़ा और जो वेस्टर्न कल्चर है ना उसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से शिक्षा और आधुनिक सोच में वृद्धि, लोगों का ध्यान शिक्षा के प्रति ज्यादा बढ़ा, लोग एजुकेशन की तरफ बढ़ने लगे, अपने बच्चों को पढ़ाने लगे, खुद भी पढ़ने लगे और आधुनिक सोच में वृद्धि मतलब जो परंपरागत सोच थी उसको थोड़ा सा यहाँ पर क्या हुआ, नीचे हुई और जो आधुनिक सोच है वो थोड़ी आगे बढ़ी। कुल मिलाकर के आप ऐसे समझ सकते हैं, जिसको कहते हैं ना तथ्यपरक सोच, फैक्ट पर आधारित सोच। लोग बात करने लगे एविडेंस की कि भाई अगर आप ये बात बता रहे हो तो इसके पीछे एविडेंस क्या है, फैक्ट क्या है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव आया। और तीसरा है सो परंपरागत रीति रिवाजों में बदलाव। जो हमारे ट्रेडिशनल जो कल्चर था, जो हमारे रीति रिवाज थे, उनमें बहुत सारी बातें मतलब छूट गई, खत्म हो गई, लोगों ने उनको मानना कम कर दिया या खत्म कर दिया और नई सोच के साथ लोग आगे बढ़ने लगे। इसी तरीके से अगला है सो चौथा पर्यावरणीय प्रभाव। पर्यावरणीय प्रभाव में देखिए दो बहुत महत्वपूर्ण है, एक है वायु और जल प्रदूषण में वृद्धि। फैक्ट्रियों से धुआं निकला, पूरा एनवायरमेंट उससे पॉल्यूटेड हुआ, है ना। और जो वेस्ट था वो वेस्ट उन्होंने क्या किया, नदियों में बहा दिया, तो क्या हुआ उससे जो वाटर था वाटर पोल्यूशन हुआ, जल प्रदूषित हुआ, ग्राउंड वाटर जो है पॉल्यूटेड हो गया, पीने के पानी की लोगों के लिए दिक्कत हो गई। और इसमें सेकंड मैंने लिखा है प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, अर्थात जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका अधिकांश था दोहन हुआ, मतलब नदियां जो थी उनका इस्तेमाल अधिकांश फैक्ट्रियों में ये लोग काम करने लगे, पानी में काम करने लगे, उस पानी का इस्तेमाल अपने काम के लिए करने लगे। इस तरीके से ये जो है ना सर्वेक्षण इसके परिणाम है। और अब इसका जो अगला नंबर है नंबर 6 में आता है, 6 नंबर पर है निष्कर्ष और अवलोकन। इसके अंतर्गत आप बता सकते हैं कि आर्थिक और सामाजिक बदलाव, सतत विकास की आवश्यकता महसूस हुई, मतलब सोसाइटी में आर्थिक और सामाजिक बदलाव हुए, सतत विकास की आवश्यकता महसूस हुई, मतलब ये जरूरी हो गया कि जो विकास है ना वो कंटिन्यू मतलब चलता रहना चाहिए। तीसरा है इसमें पारंपरिक उद्योगों का पतन हुआ है, मतलब जो पहले से जो पारंपरिक उद्योग थे वो खत्म हो गए औद्योगिकरण की वजह से। ये बहुत ही बड़ा चैलेंज हमारी सोसाइटी के लिए है, क्योंकि इससे क्या हुआ है कि सोसाइटी में एक सामाजिक असमानता पैदा हुई, जो पूंजीपति है वो और ज्यादा पूंजीपति हो गया, गरीब और ज्यादा गरीब हो गया। तो हमें चाइना से यहाँ पे सीख लेनी पड़ेगी कि उसने क्या किया, कि उसने बड़ा उद्योगीकरण नहीं किया अपने देश में, बल्कि जो कुटीर उद्योग थे उन्हीं का डेवलपमेंट किया उसमें। आज भी आप देखेंगे तो चाइना में वहां की जो पढ़ाई है ना, तो स्टार्टिंग से वो टेक्निकल एजुकेशन बच्चों के लिए देते हैं। 8वीं क्लास तक आते आते बच्चा वहां पर ये कैमरे बनाना, मोबाइल फोनों के पार्ट्स बनाना, ये क्लास 8 तक सीख जाता है। और वहां पर घरों में ये मोबाइल के, आपके वीडियो प्लेयर्स के, डीवीडी प्लेयर्स के, इसके जो पार्ट्स है ना, इनको बनाने की छोटी छोटी फैक्ट्रियां घरों में लगी हुई है। तो ये जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि पारंपरिक उद्योगों का पतन हुआ है, इसमें इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। फोर्थ है इसमें पर्यावरणीय समस्याएं सामने आई है। ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है सोसाइटी का, उसमें क्या हुआ है, जो एनवायरमेंट है ना उसका बहुत ज्यादा डिग्रेडेशन हुआ है। अगली बात करते हैं 7 नंबर पर चुनौतियां और सीमाएं क्या है। इसमें आप बता सकते हैं ऐतिहासिक डेटा का अभाव, अर्थात जो हमारे देश में मुगल काल रहा था, मुगल काल के दौरान बहुत सारे जो हमारे पास डेटा था उस डेटा को मुगलों ने नष्ट कर दिया। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, उससे रिलेटेड डेटा अवेलेबल ही नहीं है हमारे पास में। इसी तरीके से स्थानीय समुदायों तक पहुंच में कमी, अर्थात हम अगर रियलिटी पता करना चाहते हैं तो उस सोसाइटी तक पहुंच पाने में हमारे साथ बहुत बड़ी चैलेंज है। अगर मान लीजिए इसी टॉपिक को लेकर के हमारा कोई भी विद्यार्थी अगर जाता है स्टडी करने के लिए, तो वो कैसे वहां तक पहुंचे, उस सोसाइटी तक कैसे पहुंचे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट इसमें जो चैलेंज है वो है समय अभाव के कारण सीमित क्षेत्र का अभाव। भाई 1 महीने का समय विद्यार्थी को दिया या 20 दिन का समय दिया है कि 20 दिन में आपको ये स्टडी करके लानी है, किसी भी इंडस्ट्री में जाके वहां ट्रेनिंग लेनी है आपको, तो 20 दिन में विद्यार्थी कितने बड़े एरिया का स्टडी कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है इसमें। एक तो टाइम उसके पास कम रहता है और कम टाइम की वजह से वो क्या करता है, 1 या 2 दिन गया वहां पे इंडस्ट्री में और वहां पे उसको जितना भी डेटा मिला 1-2 दिन में करके ले आया। सो वो रियलिटी उतनी उसको नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको टाइम आपको बढ़ाना पड़ेगा, अर्थात एक पूरा सेमेस्टर विद्यार्थी को देना पड़ेगा कि वो पूरी स्टडी इसी पर करे। ठीक है। 8 नंबर पर आता है सिफारिशें। इस स्टडी के बाद में आप क्या क्या सिफारिशें देंगे गवर्नमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए। तो उसमें सबसे पहले आता है कि श्रमिक कल्याण तथा उसके अधिकारों पर अधिक ध्यान दिया जाए। जो लेबर काम कर रही है
वहां पर क्या होता है कि उसके पीछे आश्रित कई होते हैं, उसकी पत्नी है, उसके कई सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन उसके वेलफेयर की कोई स्कीम उस इंडस्ट्री के पास नहीं होती, ना ही गवर्नमेंट के पास है। वो काम करते करते वहां मर जाता है और बच्चे उसको सफर करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि जो लेबर वेलफेयर है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाए। सेकंड नंबर है कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित करने हेतु सरकारी नीतियों की आवश्यकता है। जैसा मैं अभी आपसे बात कर रहा था यहाँ पे कि जो हमारे पारंपरिक उद्योग थे जो खत्म हो गए हैं, एक बार फिर सरकार को चाहिए कि ऐसी पॉलिसी लेके आए कि उन कुटीर उद्योगों को दोबारा से पुनर्जीवित किया जा सके। थर्ड में आप सिफारिश दे सकते हैं कि पर्यावरणीय अनुकूल औद्योगिकरण को प्रोत्साहन, अर्थात एक ऐसी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो एनवायरमेंट को सेव करके चलती है, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि और पर्यावरण को और ज्यादा मतलब सुरक्षित करती है। तो इस तरीके की जो औद्योगिकरण है उसको प्रमोट किया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए। और फोर्थ नंबर है इसमें ऐतिहासिक औद्योगिक स्थलों के संरक्षण के लिए कदम उठाना, अर्थात जो हमारे ऐतिहासिक औद्योगिक स्थल है उनको कैसे संरक्षित किया जा सकता है, इसके बारे में गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है। और लास्ट है इसमें संदर्भ, इसमें आप बता सकते हैं भाई कहां कहां आप गए, किस किस से आप मिले, कहां कहां से आपने डेटा कलेक्ट किया। तो इस तरीके से आप अपनी इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को पूरा कर सकते हैं। तो मेरा प्रयास रहा कि मैं आपको मैक्सिमम इसमें लिख करके यहाँ पे बता सकूं, तो मैंने किया है, लेकिन फिर भी ये पूरा नहीं है, आपको इसमें कुछ और भी डिटेल्स आपको लिखनी पड़ेगी इन हेडिंग्स के थ्रू। सो आज की क्लास में बस इतना ही विद्यार्थियों। अगर फिर भी कहीं कोई क्वेरी अगर आपकी है तो आप मुझे निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता सकते हैं, उसको पूरा करने का मैं पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू एंड जय हिंद।